हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेनरी रैमजे के बारे में। ठीक है, तो हमने बेटन के बारे में देख लिया था। बेटन के बाद जो है हमारे हेनरी रैमजे कुमाऊं के कदाचित सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर नियुक्त हुए। रैमजे जो हैं कुमाऊं में 44 वर्षों से रह रहे थे और 28 वर्ष उन्होंने एज अ कमिश्नर वर्क किया उत्तराखंड, ये कुमाऊं में। ठीक है, तो इनकी जो है हेनरी रैमजे के बारे में आप इनका सन लिख लीजिएगा, 1856 से 1884। कमिश्नर की नियुक्ति से पहले वे जो हैं कनिष्ठ सहायक कमिश्नर, वरिष्ठ सहायक कमिश्नर गढ़वाल व वरिष्ठ सहायक कमिश्नर कुमाऊं के पदों पर तैनात रह चुके थे। ठीक है, तो इनकी जो है पहले तो सबसे पहले आपको इनकी क्या लिखनी है, तिथि लिखनी है कि कितने समय तक जो है ये कब से कब तक पद पर रहे एज अ कमिश्नर। फिर कमिश्नर से पहले ये किन किन पदों पर रहे थे, गढ़वाल के कमिश्नर, सहायक कमिश्नर मतलब असिस्टेंट, और कुमाऊं के असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद हेनरी रैमजे जो हैं ये एक बहुआयामी व्यक्ति थे। उन्होंने सर्वप्रथम जो है कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान दिया। ठीक है, उनकी जो बुरी स्थिति थी उसे देखकर वो बहुत दुखी हुए। कुष्ठ रोगियों को उन्होंने दिनों समाज से जो है बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है, उन दिनों क्या होता था ना, कुष्ठ रोगियों को बहुत होता ही है यार, उन रोगियों को बहुत दूर वो कर दिया जाता था। पहले के समय की बात कर रही हूँ। ठीक है, आजकल तो बहुत ओपन हो गए हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। ठीक है, पहले के समय पे बहुत ऐसी प्रथाएं हमारे वहाँ ख़राब चलती थी, तो उस समय पे जो है समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो वो लोग जो है अपना जीवन बाहर दूर जो है गुफाओं में व्यतीत करते थे। तो 1848 में रैमजे ने गणेश की गैर नामक स्थान पर जो है उनके रहने की व्यवस्था की। ठीक है, कुष्ठ रोगियों के 1848 में, और जो पत्थर के छोटे छोटे मकान जो होते थे वो बनवाए। तत्पश्चात 1854 में उन्होंने एक कुष्ठ आश्रम और चिकित्सालय की स्थापना की। ठीक है, तो कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम और चिकित्सालय की स्थापना कब की हेनरी रैमजे ने? 1854 में। अल्मोड़ा नगर से बाहर स्थित यह जो आश्रम था आज भी कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहा है। आपको पता होगा इस आश्रम के बारे में। तराई भाबर की भू व्यवस्था और बसासत मूल रूप से जो है उनके कार्यकाल एवं प्रशासन का अभिन्न अंग है। उन्होंने इस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा दिया था। आपको पता है कि हेनरी रैमजे ने पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था कुमाऊं क्षेत्र में। उनके कार्यकाल में जो है 219.6 किलोमीटर पत्थर की लंबी नहर है, उसका निर्माण किया गया था। हमारे पास से होके जो नहर जाती है, रैमजे द्वारा प्रारंभ की गई इन नहरों की लंबाई जो है 1897 में 243.28 किलोमीटर थी, तथा आज भी उस क्षेत्र के किसानों के जो उपयोग में ये आ रही है। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे बहुत से किसान जो है अभी भी उस नहर का इस्तेमाल कर रहे हैं सिंचाई के लिए। इसके अतिरिक्त तराई भाबर के विकास के लिए जो है तराई इम्प्रूवमेंट फंड, इसकी भी जो है स्थापित किया गया, तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 में। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि तराई इम्प्रूवमेंट फंड किसने स्टार्ट किया था और कब किया था? तो 1883 में हेनरी रैमजे द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। तो इस कोष का निवेश जो है, मतलब इस फंड के ज़रिए जो है सड़कों, पुल आदि का जो है रखरखाव किया जाता था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप हजारों लोग पड़ोसी क्षेत्रों जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ आकर बसने लगे, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की, उनके रहन सहन की जो है पर्याप्त उनको सुविधा मिलने लगी थी। ठीक है, तो जो पंजाबी लोग, आपको पता है किसानी के बहुत ज़्यादा वो लोग होते हैं, शौकीन के, उनका काम ही किसानी ज़्यादा होता है, तो इसलिए पंजाब के लोगों ने यहाँ आकर जो है खेती करना शुरू किया। तराई तथा भाबर का जो आज हम उन्नत स्वरूप देख रहे हैं, उस विकास को प्रारंभ करने का श्रेय जो है हेनरी रैमजे को और उनके चंद शासकों को जाता है। मध्य युग में चंद राजाओं ने जो है रुद्रपुर, आपको पता है राजा रुद्रचंद जी, बाजपुर राजा बाज बहादुर चंद जी, तथा काशीपुर चंद राजाओं के गवर्नर काशीनाथ अधिकारी, इन लोगों ने जो है 3 महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना यहाँ तराई क्षेत्र में की थी। ठीक है, हमने चंद वंश में इनके नाम पढ़े थे कि
किस तरीके से इन लोगों ने बाज बहादुर ने बाजपुर नाम का रुद्रपुर नाम का नामकरण हुआ था। ठीक है, तो 1857 के बाद नैनीताल को जो है, अब यहाँ पे कुष्ठ रोग के लिए हमने देखा कि हेनरी रैमजे ने कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य कर लिया, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए कार्य कर लिया। अब आते हैं बच्चे, शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कार्य किया। तो 1857 के बाद नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में इन्होंने विकसित करने का श्रेय भी जो है हेनरी रैमजे को जाता है। तो हेनरी रैमजे के कार्यकाल में जो मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अच्छे विद्यालयों की स्थापना की गई। 1850 में मिशन स्कूल, जो कि आज CRST इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आपको पता है नैनीताल में बहुत से स्कूलों की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, तो इन स्कूलों का नाम, वर्तमान में नाम ब्रैकेट में डैश करके, कब इनकी स्थापना की गई, ऊपर से हेनरी रैमजे का नाम। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। 1867 में शेरवुड कॉलेज, जहां आपको पता है अमिताभ बच्चन जी पढ़ चुके हैं। तो नैनीताल में जो शेरवुड कॉलेज है उसकी स्थापना 1867 में। 1869 में ऑल सेंट्स फेमस स्कूल है। ठीक है, 1877 में स्टोनले स्कूल, जो आज बिरला विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1878 में सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल, 1884 में वेलाजिली हाई स्कूल, 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज, इनकी स्थापना की गई। ठीक है, इनको आप एक लिस्ट बना के लिखिएगा। उन्हीं के कार्यकाल में तथा उनके सहयोग द्वारा पादरी विलियम बटलर ने जो है नैनीताल में 1858 में भारत के प्रथम मैथडिस्ट चर्च की भी स्थापना की थी। तो जो नैनीताल का जो मैथडिस्ट चर्च है उसकी स्थापना 1858 में किसने की थी? पादरी विलियम बटलर ने हेनरी रैमजे की हेल्प से की थी। साथ ही रैमजे ने रानीखेत, रामगढ़, भीमताल और प्यूरा में निरीक्षण बंगलों की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये नोट्स आप बनाते रहिएगा, या आप जो भी आप पॉज कर करके जैसे भी आप जो है नोट्स पक्का बनाइए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं ये। ठीक है, और एक दिन में 1 या 2 ही वीडियो आ पाती हैं, तो सही है कि आपका जो है उत्तराखंड एक बार आप वीडियो से और एक बार जो है आप खुद से रिवाइज़ कर लीजिए, या नोट्स बना रहे तो नोट्स बना लीजिए। और जो नोट्स हैं आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, जिन बच्चों की थोड़ी बहुत तैयारी पहले से है तो वो लोग उसको रिवाइज़ करिए। जिनकी तैयारी है ना वो लोग रिवाइज़ कीजिए, सिर्फ आप रिवाइज़ को टाइम दीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, अपना रिविज़न कीजिए। ठीक है, रिविज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए ये लेक्चर बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ताज़ा भी बहुत याद रहता है ना। ताज़ा अगर आप पढ़ो तो कई क्वेश्चन आपके फंसने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है स्कूलों की भी बात हो गई, हमने सिंचाई की, कुष्ठ रोगियों की, चिकित्सालयों की और स्कूलों की भी हमने बात कर ली। हेनरी रैमजे के प्रयास से क्या क्या हुए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। तो आपको पता है कि उत्तराखंड आपदा के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता है भूस्खलन और पहाड़ खिसकना, ये सब चीज़ें जो है आए दिन होती रहती हैं हर बरसात के मौसम में। और अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बिना बरसात के मौसम के भी या बेमौसमी जो है आपदाएं भी यहाँ पे आने लग गई हैं। तो उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का जो प्रथम अभिनव प्रयास है, ठीक है, आपदा प्रबंध करने का, तो वो प्रयास भी हेनरी रैमजे द्वारा ही किया गया था। ठीक है, कदाचित हेनरी रैमजे द्वारा संपादित यह उल्लेखनीय कार्य भूस्खलन के संदर्भ में पहली बार हुआ था, क्योंकि नैनीताल में जो है भूस्खलन आया था, आपको पता है। जो 1867 में जब प्रथम बार नैनीताल में भूस्खलन हुआ तो प्रशासन द्वारा जो है हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य क्या था? भूस्खलन के कारणों को जानना कि क्यों भूस्खलन आ रहा है, आखिर क्या कारण है यहाँ पे भूस्खलन आने के। कहीं पेड़ों के कटने से तो नहीं आ रहे हैं, या ये जो मिट्टी है क्यों खिसक रही है, इनकी जड़ें क्यों वो हो रही हैं। तो ये कारण जानना, पर्वतों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना था। ठीक है, इसी कड़ी में नैनीताल में जब 1880 में जो है संकटपूर्ण भूस्खलन हुआ। एक तो आपको पता है नैनीताल में जब पहली बार भूस्खलन 1867 में, और फिर 1880 में भी बहुत भयंकर भूस्खलन हुआ था, जिसमें 151 लोग जो हैं मारे गए थे। ठीक है, तो प्रशासन ने 79 किलोमीटर, जो वो नालियाँ नहीं दिखती हैं वहाँ नैनीताल में, तो 79 किलोमीटर लंबी निकासी नालियों की जो है स्थापना की थी। इन नालियों द्वारा नैनी सरोवर के जलागम क्षेत्र से बरसात के पानी का निष्कासन करना उद्देश्य था। ठीक है, कि जितना भी जो पानी है उसको सरोवर के जलागम क्षेत्र से जो है
बरसात के पानी को निकालना था। आज भी हेनरी रैमजे के कार्यकाल में जो नालियाँ बनी हैं उससे नैनीताल सुरक्षित है। अभी भी वो नालियाँ वैसी की वैसी ही हैं। भूस्खलन के बाद वृहद रूप से, मतलब अब थोड़ा जो है, क्योंकि नैनीताल में इतना ज़्यादा भार लोगों ने कर दिया है, ठीक है वो सरोवर नगरी है, आप उसको पर्यटन के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन अब वहाँ पे लोगों ने जा के अपने व्यापार इतने ज़्यादा फैला दिए हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा आवास बना दिया है कि हमारे जो बिल्कुल अटल रहने वाले जो पर्वत हैं उन लोगों ने भी हिम्मत हारना छोड़ दिया है। ठीक है, एक एक लिमिट तक ही हर चीज़ की वो होती है ना, हिम्मत होती है, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा पहाड़ों को हमारे बोझिल कर दिया है कि पहाड़ भी अब खिसकने लग गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप घूमने के पर्पज़ के लिए नैनीताल कुछ व्यापार जो है सरकार की अनुमति से वहाँ पे जो है चलाने चाहिए, या जो है राज्य सरकार ने ही वहाँ पे अपने राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य के कुछ व्यापार खोलने चाहिए, जिससे कि सैलानियाँ भी आते रहें, बड़े वहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से भी काम चलता रहे, राजस्व में भी बढ़ोतरी हो। लेकिन इस तरीके से वहाँ पे ज़मीनें खरीद के लोग अपने आवास बना रहे हैं, वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो यही है, हर साल बरसात में कुछ ना कुछ खबर आ जाती है कि नैनीताल में ये खिसक गया, वो खिसक गया, सड़कें टूटने लग गई हैं मॉल रोड की। तो ये चीज़ें जो हैं नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी है तो यहाँ पे जो है नालियों का प्रबंध किया गया भूस्खलन से बचने के लिए। भूस्खलन के बाद जो है वृहद रूप से वृक्षारोपण भी यहाँ पे किया गया। नैनीताल में जो असुरक्षित क्षेत्रों में निर्माण और पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सीढ़ीनुमा बगीचे बनाने की अनुमति जो है नहीं दी गई, क्योंकि पानी जो है सीधे आता था वहाँ पे। टेनिस के मैदानों से पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करना जो है अनिवार्य कर दिया गया। 1857 के संग्राम के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों में, ठीक है, आपको पता है 1800 संग्राम वही मंगल पांडे वाला जो संग्राम था, तो उस समय पे हमारे वहाँ पे भी कालू मेहरा थोड़ा सा क्रांतिकारी हुए थे। तो उस समय हेनरी रैमजे ने वहाँ पे बहुत अपनी भूमिका अच्छी वो करी कि उन्होंने जो है ये मामला हमारे उत्तराखंड में क्रांतिकारी को ज्वाला को भड़कने नहीं दिया। उन्होंने उत्तराखंड में हर जगह थोड़ी बहुत क्रांतिकारी आई थी मंगल पांडे वाली न्यूज़ सुन के, लेकिन हमारे उत्तराखंड में हेनरी रैमजे ने इस चीज़ को दबा दिया था। उनके प्रयासों से 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक इलाहाबाद दरबार में शाही घोषणा तक कुमाऊं के एक शांत क्षेत्र जो है बना रहा। उन दिनों रुहेलखंड के कमिश्नर अलेक्जेंडर और बरेली डिवीज़न के कई अधिकारी और यूरोपीय व्यक्तियों ने नैनीताल में शरण ली, क्योंकि वहाँ पे भी ये चीज़ें क्रांतिकारी दल भड़क रहे थे ना, तो वो उन सब लोगों ने जो है हमारे नैनीताल में शरण ली। इस अवधि में 30 मई 1857 से जुलाई 1858 के बीच वाला जो समय था, उनके प्रवास और आंशिक वेतन आदि की व्यवस्था भी जो है रैमजे ने ही करवाई थी। मतलब इतनी सहायता जो है हेनरी रैमजे ने की थी। तो एक तरह से हेनरी रैमजे ने अपनी अच्छी छवि जो है उत्तराखंड में बना ली थी, इसीलिए वो इतने लंबे समय तक जो है यहाँ पे टिके रहे। 28 साल एक कमिश्नर के पद पर एक ही जगह होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब बंदे में दम था, उसने बहुत सारे कामों से लोगों को खुश किया था। डॉक्टर R.S. टोलिया की अवमानना है कि कुमाऊं गढ़वाल टिहरी रियासत क्षेत्र में आंतरिक शांति स्थापित की गई और संग्रामियों की टुकड़ियों को जो है कोटा, हल्द्वानी और फिर से हल्द्वानी में कुमाऊं प्रवेश करने से रोका गया। सेना के द्वारा सभी सैनिकों की छुट्टी निरस्त करने के क्रम में मार्शल लॉ लागू किया गया। मार्शल लॉ से आप क्या समझते हैं? मार्शल लॉ जानते हैं आप लोग? मार्शल लॉ जो है ये आप उस समय का अभी भी ये लॉ जो है आर्मी से रिलेटेड ये लॉ होता है। इसमें भारत वाला जो कानून होता है ना, वो शब्द नहीं आ रहा मुझे उसके लिए। तो मार्शल लॉ में जो है उसके सेना के कानून चलते हैं। ठीक है, जो हमारी जो आर्मी है तो उसके अपने अलग कानून होते हैं, वो वहाँ पे मार्शल लॉ के तहत काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेना के बारे में लिखा है ना, सेना के द्वारा सभी सैनिकों की जो छुट्टी है निरस्त करने के क्रम में जो है मार्शल लॉ लागू किया गया। मार्शल लॉ के तहत जो है छुट्टियाँ सैनिकों की निरस्त कर दी। मार्शल लॉ मार्शल लॉ में जो है न्यायालयों की स्थापना की गई और डिप्टी कलेक्टर को पर्वतीय घाटों प्रवेश द्वारों की सुरक्षा और चौकसी बरतने का जो है दायित्व दिया गया। उपयुक्त अल्मोड़ा को
अल्मोड़ा पर नियंत्रण रखने और एक अधिकारी को पूर्ण रूप से पूर्ण समय के लिए जो है नैनीताल में नियुक्त किया गया, जबकि स्वयं हेनरी रैमजे जो हैं उन्होंने अपना ध्यान तराई और कमिश्नरी की सीमा पर केंद्रित किया। ठीक है, तो ये काम जो है मतलब बहुत सोच विचार के हेनरी रैमजे ने किए। इसके अलावा नेपाल से पूर्व गोरखा सैनिक और नए गोरखा सैनिकों की भी भर्ती करवाई गई। सैन्य संग्राम को असफल करने के लिए नेपाल से सैनिक सहयोग के रूप में एक रणवीर सेना मंगाई गई। साथ ही मोतीराम शाह, कुंदनलाल शाह, टिहरी राजा सुदर्शन शाह से जो है वित्तीय सहयोग और खाने पीने राशन आदि की पूर्ति सुनिश्चित करवाई गई। मेरठ कमिश्नर के द्वारा जो कोषागार के धनावेश जारी किए जा रहे थे उनका विभिन्न पर्वतीय मैदानी कोषागार से भुगतान सुनिश्चित किया गया। देखिए कितनी व्यवस्थाएं उस समय पे खाने पीने की, पैसों की, हर चीज़ की जो है करनी पड़ी थी कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और बाकी जो यहाँ पे हमारे मेहमान आए थे रुहेलखंड वगैरह से, उनको भी जो है उनके लिए भी जो है व्यवस्थाएं की गई। शांति स्थापित होने पर विभिन्न स्थानों से कुमाऊं और नैनीताल भ्रमण पर आए। ठीक है, तो जो नैनीताल और कुमाऊं में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जो सैन्य और सिविल अधिकारी आए थे, पर्यटक जो गत 1 वर्ष से नैनीताल में रह रहे थे, उनसे संपर्क कर वापस भेजने की भी उन्हें व्यवस्था की गई, क्योंकि जगह जगह जो है क्रांतिकारी वो जो है पैदा हो रही थी। ठीक है, अग्नि भड़क रही थी क्रांतिकारियों की, तो उन लोगों को भी सुरक्षित वापस भेजने की व्यवस्था की गई। साथ ही इस अवधि में जिन्हें वित्तीय और भौतिक कठिनाई हुई, होता ही है, लोग जा नहीं पाते हैं कहीं पे भी, उनको कोई भी गोली से मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो बाहर सामान लेने जैसे लॉकडाउन में नहीं जा पा रहे थे हम लोग, तो उसी तरह से जो है नहीं जा पा रहे थे। तो जिनको भी जो है पैसों की या फिर भौतिक कठिनाई हो रही थी, उन्हें राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। राजभक्त नागरिकों और अधिकारियों को सम्मानित करने की संस्तुति भी प्राप्त की गई कि जो राजभक्त नागरिक हैं और अधिकारी हैं जिन्होंने कुछ कार्य अच्छे किए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर R.S. टोलिया की अवधारणा है कि कुमाऊं कमिश्नरी संपूर्ण नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में ऐसी एकमात्र प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरी जहां कंपनी प्रशासन को न केवल स्थानीय सहयोग प्राप्त हुआ, बल्कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा विभिन्न स्थानों से आए हुए शरणार्थी, पर्यटक, अधिकारी, मिशनरी और सैनिकों को भी जो है सुरक्षा और सहायता प्रदान की गई थी। तो हर किसी का यहाँ पे पूरा सहयोग दिया गया, हर किसी को भौतिक परेशानी या आर्थिक परेशानी हो रही थी उसका भी जो है ख्याल किया गया। घटना काल में अभूतपूर्व प्रशासनिक स्थिति का सफलतापूर्वक सामना करना हेनरी रैमजे की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अधिकतर लोग जो है बुरे वक्त में ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन इस बुरे वक्त में उन्होंने पूरी सफलता से जो है उपलब्धि प्राप्त की। इस सफलता के फलस्वरूप वे अगले 26 वर्ष तक इसी पद पर बने रहे और उन्हें उनके जीवन काल में ही कुमाऊं का बेताज बादशाह जैसी उपाधि और उनके राजकीय सम्मानों से जो है अलंकृत किया गया। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा गया, किस ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा गया, तो हेनरी रैमजे को। इसी तरह कुमाऊं कमिश्नरी के स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों, स्थानीय अधिकारियों, भ्रमण में आए कुमाऊं क्षेत्र में विद्यमान सैनिक, चिकित्सा व सिविल सेवा के अधिकारियों का प्रभावशाली ढंग से हेनरी रैमजे द्वारा उपयोग किया जाना, क्योंकि जो लोग घूमने आए थे उनका भी पूरी तरह से जो है, आए तो वो लोग घूमने थे लेकिन कठिन परिस्थितियों में उनका भी सहयोग लिया गया हेनरी रैमजे द्वारा, उनको भी मतलब अलग अलग कामों में उनको भी लगा दिया गया। वह भी प्रशासनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि जो लोग छुट्टी मनाने आए हैं उनसे संकट काल में कार्य कराना भी एक प्यार से बड़ी उपलब्धि रहती है। तो सैन्य विद्रोह के उपरांत शांति स्थापित करने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण ढंग से मूर्त रूप देना और इसी कड़ी में अनेक नवीन कार्यालयों की स्थापना करना उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। कठिन वक्त में उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित की और साथ के साथ नए नए कार्यालयों की भी स्थापना की। कुमाऊं कमिश्नरी कार्यालय का स्थानांतरण, जो कुमाऊं कमिश्नरी कार्यालय था अल्मोड़ा में था तो उसका स्थानांतरण जो है नैनीताल में बैटन द्वारा किया गया था। लेकिन इसके 4 महीने बाद ही इंग्लैंड के अवकाश पर चले गए थे। उनके बाद कमिश्नर कार्यालय के विकास की जो कहानी है वो हेनरी रैमजे द्वारा लिखी गई। सदर अमीनों के न्यायालय, नजारत,
दोनों जिले अल्मोड़ा और नैनीताल के कार्यालय, कैंटोनमेंट आदि की स्थापना भी जो है इसी काल में की गई, हेनरी रैमजे के समय में। डॉक्टर आर.एस. टोलिया के अनुसार हेनरी रैमजे के प्रशासन की तीसरी और प्रमुख उल्लेखनीय घटना जो है वो ये है कि बैटन के 8वें ऐतिहासिक बंदोबस्त का गढ़वाल और कुमाऊं में पूर्ण किया जाना। ठीक है, बैटन ने जो बंदोबस्त प्रणाली स्टार्ट की थी उसका जो 8वां और ऐतिहासिक बंदोबस्त है वो हेनरी रैमजे द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल में पूरा किया गया। तो ये जो बंदोबस्त है ये 20 वर्षों के लिए किया गया था। ठीक है, स्टार्ट बंदोबस्त प्रणाली बैटन के समय से हुई थी, लेकिन जो 8वां ऐतिहासिक बंदोबस्त रहा वो हेनरी रैमजे ने किया गढ़वाल और कुमाऊं में। तो ये जो बंदोबस्त था 8वां बंदोबस्त, ये 20 वर्षों के लिए किया गया था और 1860 तक ये प्रभावी रहा। बैकेट जो वरिष्ठ सहायक आयुक्त के रूप में कार्यरत थे उनको ही बंदोबस्त कार्य दिया गया था। इस बंदोबस्त की जो विशिष्टता थी वो ये थी कि इसमें खेतों की पैमाइश भी की गई, खेतों की नापतोल भी की गई। इस प्रकार की खसरा पैमाइश पूर्व में केवल राजस्व या दीवानी मुकदमे में विवाद होने की स्थिति में ही प्रमाण स्वरूप दी जाती थी। ये पहले जो है जैसे इस बार जो है ये वैसे हुई, एक कानूनी तौर पे, मतलब अच्छे से करके कि सबका अपना अपना बढ़ जाएगा और बाद में फ्यूचर में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन पहले जो ये पैमाइश की जाती थी, ये जब किसी की लड़ाई होती थी कि तुमने इतना, मेरा ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया है, तभी जो है ये पैमाइश की जाती थी, अन्यथा नहीं की जाती थी। तो अब जो है ये पैमाइश बाद में इस बंदोबस्त के तहत करके जो है सबको उनके खेत जो है उनको पूरी रिपोर्ट दे दी कि तुम्हारा इतने से इतना है। ठीक है, इस खसरा पैमाइश का प्रयोग जो है रैमजे द्वारा 1852 में कुमाऊं में कतौली की सद्रावत भूमि के विवाद के संबंध में संपन्न की गया था। इस बंदोबस्त में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है, मतलब कि ये जो रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड जो है रखा गया था। खसरा मुंगतिब, क्या कहते हैं उसको, जो ज़मीन का होता है, खतौनी। ठीक है, खतौनी जो एक होती है जिसमें पूरी ज़मीन का ब्यौरा होता है आपकी, उसी से संबंधित ये है। तो खसरा मुंखतिब समस्त खेतों को संबंधित कृषक के नाम के साथ जो है सूचीबद्ध करना, कि जिस कृषक का वो खेत है उसके नाम से उसका पूरा बायोडेटा कि ये खेत इतने से इतने इतने स्क्वायर फीट ये खेत जो है इस व्यक्ति के नाम पे है और यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी बाउंड्री है। तो ये सब चीज़ें, खेत नंबर, ये पहले नंबर का खेत इसके नाम का है, दूसरे नंबर का खेत इसके नाम का है, तो खेतों का जो है नंबरिंग वाइज पूरी जो संबंधित जानकारी उस खेत के बारे में है तो वो सब चीज़ें जो है उसमें बताई जाती थी। तहरीस तथा फाट, तो ये जो है प्रत्येक भूस्वामी के खेत तथा लगान व करों का विवरण होता था। इसको भी बंदोबस्त के दौरान जो है तैयार किया गया था। भूमि का वर्गीकरण भी किया गया था। ठीक है, वर्गीकरण मतलब भूमि बांटी गई थी। भूमि को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया था। तो भूमि को बांटने का जो वर्गीकरण किया गया था भूमि का, इसका जो आधार था बेसिकली वो सिंचाई के या फिर उसमें होने वाली उपज कैसी हो रही है, ठीक है, उत्पादन कैसा हो रहा है उस भूमि में, उसके आधार पर भूमि को वर्गीकृत किया गया था हेनरी रैमजे के समय पे। तो इसके तहत जो है एक भूमि को तालाव अव्वल, ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भूमि का वर्गीकरण हेनरी रैमजे के समय में हुआ था, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और उसके बाद किस तरह से ये बंटवारा हुआ था भूमि का वो देख लीजिए। देखिए, तालाव और अव्वल भूमि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन में आता है, तो स्थायी रूप से सिंचित भूमि को कहते हैं। दोयम, जो आंतरायिक सिंचित भूमि जिसकी सिंचाई वर्षा और नदिकाओं पर मतलब कि इसकी जो सिंचाई होती है ना, जो दोयम भूमि होती है, सिर्फ वर्षा और नदियों पर निर्भर करती है। ठीक है, उपराऊ भूमि कैसी होती है, ये शुष्क सीढ़ीदार उच्च भूमि प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी जो है दोयम, दोयम जो है द्वितीय श्रेणी की भूमि होती है और जो शुष्क सीढ़ीदार उच्च भूमि होती है वो प्रथम श्रेणी की होती है। उपराऊ। ऊपर ऊखर अव्वल, ऊखर अव्वल कैसी होती है, ये गांव से लगी भूमि जो कि उर्वर होने के साथ साथ उर्वर तत्वों से भी पोषित की गई होती है। गांव से सटी भूमि जो पोषित तो की गई थी लेकिन अधिक उपजाऊ ये नहीं थी। ठीक है, ऊखर सोयम ये गांव के समीप विषम भूमि होती है और ऊखर सोयम इजरान घटिया सीढ़ीदार अंतरायिक सिंचित भूमि होती है। कटील जो होती है ये कभी कभी सिंचित बिना सीढ़ीदार घटिया भूमि होती है, बहुत अच्छी भूमि ये नहीं होती है।
तो बैकेट ने प्रत्येक पट्टी का व्यक्तिगत निरीक्षण किया था, हर एक खेत को खुद ही जो है निरीक्षित किया था। गूंठ, सदाव्रत, माफ़ी भूमियों का भी जो है बंदोबस्त किया गया था। गूंठ यानी कि जो दान में दी जाती थी पंडितों को मंदिरों के लिए, सदाव्रत जो तीर्थयात्रियों के लिए रेस्ट के लिए जो बनाए जाते थे रेस्ट हाउस, उन भूमियों का भी जो है बंदोबस्त किया गया। इस बंदोबस्त में गढ़वाल के 4,392 और कुमाऊं के 6,333 गाँव की जो है पैमाइश की गई थी। हेनरी रैमजे बहुत आयामी व्यक्ति थे। वनों के संरक्षण के संबंध में संवेदनशील लाने तो हेनरी रैमजे जो थे वो बहुत आयामी व्यक्ति थे। वनों के संरक्षण के संबंध में संवेदनशीलता लाने का श्रेय जो है हेनरी रैमजे को ही जाता है। अब इन्होंने वनों के लिए भी बहुत कार्य यहाँ पे किए थे। मतलब इन्होंने ऐसे कार्य यहाँ पे किए थे जिन कार्यों से जो है हमारे उत्तराखंड का राजस्व बढ़ सके, ठीक है, और लोगों को जो है रोजगार भी मिल सके। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेजी है, कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा तो देखेगा ही, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे भी एक वक्त में देखने के लिए मिली थी। तो हेनरी रैमजे जो है बहुत आयामी व्यक्ति थे। वनों के संरक्षण के संबंध में संवेदनशीलता लाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। भारत तथा उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना से पहले ही उन्हें उत्तराखंड में कंजर्वेटर के पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो भारत और उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना से पहले ही उन्हें उत्तराखंड में कंजर्वेटर के पद पर जो है नियुक्त किया गया था। वो भी उनकी काबिलियत देख के ही किया गया होगा। पहले कंजर्वेटर के रूप में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया और वृक्षपातन से पहले उसकी मार्किंग की व्यवस्था की। जो मतलब पेड़ों पे जो मार्किंग की जाती है कि मार्किंग मतलब पेड़ नंबर डाला जाता है ताकि कोई जो है पेड़ को काटे ना, पेड़ों की रक्षा के लिए, ठीक है, और काटे भी तो पता चल जाए और बाकी वही लोग जो है उस पेड़ का यूज़ कर सके। तो ये चीज़ें की गई थी। घन लगाने की प्रथा को प्रारंभ किया गया था। 1868 तक जो है रैमजे ही कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर रहे थे। फिर है डॉक्टर RS टोलिया के अनुसार उत्तराखंड के इतिहास की प्रमुख विशेषता आज भी 1815 से ही इस क्षेत्र के मुख्य भाग को तत्कालीन ब्रिटिश भारत में एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित किया जाना रहा है, ठीक है। तो 1815 से ही जो है इस क्षेत्र के मुख्य भाग को जो है उस टाइम के जो ब्रिटिश भारत में एक गैर विनियमित, जहाँ पे बंगाल का शासन नहीं होता था, उसको कहते हैं गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में जो है शासित किया गया था। वहाँ का शासन नहीं चलता था, यहाँ पे हमारे कमिश्नर का ही शासन चलता था। प्रशासनिक नवाचार और दूरगामी जो है प्रभाव भी इसके देखने के लिए यहाँ पे मिले थे, क्योंकि अगर ये रेगुलेटरी क्षेत्र होता, विनियमित क्षेत्र होता, तो बंगाल का यहाँ पे शासन चलता, तो इतने हो सकता है यहाँ पे विकास नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे अपने कमिश्नर के अंडर ही था, तो सब ये अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नियम कानून बनाते थे। 1858 में सत्ता परिवर्तन तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के क्रम में गैर विनियमित क्षेत्र को विधान सम्मत बनाए रखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 पारित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, ठीक है। तो जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट है ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। 1874 में ये पारित किया गया था शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के क्रम में गैर विनियमित क्षेत्र को विधान सम्मत बनाए रखने के लिए लाया गया था। तो दुर्गम, पिछड़े और कठिन क्षेत्रों के लिए यह एक सरल और व्यवहारिक व्यवस्था थी। अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों के लिए विभिन्न विषयों पर कई आदेश, अधिसूचनाएं और नियम जारी किए गए थे। कुमाऊं और गढ़वाल के लिए जारी किए गए नियमों को लंबे समय तक कुमाऊं नियम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो ये नियम कुमाऊं के लिए बनाए गए थे उनको कुमाऊं नियम से जाना जाता था।
अधिसूचित जिला अधिनियम के अंतर्गत इन क्षेत्रों की न्यायिक व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रख्यापन तथा यथावत बनी रही। तो जो हमारा 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबको पता है इसके बारे में, इसके कानून जो है आज भी हमारे भारत में मौजूद हैं, तो इसके प्रख्यापन के उससे जो है ये वैसे ही बने रहे। उदाहरण के लिए 1931 में कुमाऊं के वन पंचायतों के लिए बनाए गए नियम इसी अधिसूचित जिला अधिनियम 6 के अंतर्गत बनाए गए थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम जो इसी अधिनियम में दी गई शक्तियों के अंतर्गत प्रख्यापित किए गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो रेंट व टेनेंसी, इनको आप ये नाम आप याद कर लेना, ये बहुत पेपर में आते हैं। वनों से रिलेटेड क्वेश्चनों में रेंट और टेनेंसी का नाम जरूर आता है। तो रेंट और टेनेंसी के मामलों में कुमाऊं न्यायालय के बनाए गए नियम 19 जनवरी 1918, नयाबाद और वेस्टलैंड रूल्स 1 अगस्त 1934, सिंचाई, गुलों और घराटों के लिए जो नियम बनाए गए थे 28 अक्टूबर 1930, राजस्व पटवारियों की पुलिस शक्तियों के नियम, जो पटवारियों को जो है पुलिस के शक्तियाँ भी दी गई थी, तो 7 मार्च 1916। तो 1925 के अर्थात अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 के अंतर्गत लगभग 50 वर्षों तक ये सब शासित रहने के अनुभव के बाद यह पाया गया कि कुमाऊं के निवासी इस बात से असंतुष्ट हैं कि वे एक ऐसे कानूनों से नियंत्रित और शासित हो रहे हैं जो निर्वाचित विधायिका द्वारा पारित ना होकर इस अधिनियम के अंतर्गत पारित गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू किए जाते हैं। यहाँ के लोगों द्वारा कई प्रतिवेदन इस संदर्भ में सरकार को दिए गए किंतु सफलता जो है प्राप्त ना हुई। अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्शन ऑफ इंडिया लॉज, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्शन ऑफ इंडिया लॉज 1937, जिस मतलब ये 1935 के बाद एक ये कानून आया था, इसके प्रख्यापन से शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 को जो है समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आप ये नोट यहाँ पे ये बनेगा कि जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 है ये किसके तहत जो है समाप्त हुआ था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्शन एंड इंडियाज लॉज ऑर्डर 1937 के तहत समाप्त हुआ था। कुमाऊं में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अतिरिक्त बेगारी व्यवस्था तथा 1911 में जो एक बड़े वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया, उसमें भी जो है आक्रोश व्याप्त था। वन आंदोलनों के फलस्वरूप कुमाऊं में वन पंचायतों की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो वन आंदोलन जब किए गए तो उसके बाद ही जो है वन पंचायत की स्थापना कुमाऊं में की गई थी, जिसमें स्थानीय जनता के द्वारा प्रबंधन की व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था। वन पंचायतों की पहली नियमावली जो थी वो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 की धारा 6 के अंतर्गत निर्गत की गई थी। ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। 1930 में ब्रिटिश कुमाऊं में प्रवर्तित वन पंचायतों का गठन प्रशासनिक इतिहास का निःसंदेह एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसका कालांतर में व्यापक प्रभाव पड़ा था। वन पंचायतों का गठन परतंत्र भारत में सरकार द्वारा प्रथम जनोन्मुखी निर्णय भी था, क्योंकि वन पंचायत की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत थी। तो बाकी हम वन अधिनियम बाद में अच्छे से देखेंगे, क्योंकि वन अधिनियम एक पूरा टॉपिक यहाँ पे अलग से भी है वन अधिनियम का। ये ऊपर जो है थोड़ा बहुत वन के बारे में बताया गया है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल नए अध्याय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।